नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दूसरे चरण के मतदान से पहले और एग्जिट पोल का सपोर्ट न मिलने के बाद भी तेजस्वी ने अपनी ताजपोशी की तारीख तय कर इसका न सिर्फ ऐलान किया बल्कि कहें कि विरोधियों को चिढ़ाते हुए शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रित करने की भी बात कही। लेकिन क्या सत्ता के पथ पर कुर्सी तक पहुंच और सीएम पद के लिए शपथ तेजस्वी के लिए सच होगा या सपना रह जाएगा? ये तो बस कुछ घंटे बाद घोषित हो जाएगा। कशिश न्यूज और रुद्र सर्वे एजेंसी के साथ ही अधिकांश एग्जिट पोल यही ऐलान कर रहा कि शपथ तो 10वीं बार फिर लेंगे नीतीश कुमार। लेकिन तेजस्वी एग्जिट पोल के अनुमान को अनसुना कर अपनी राग अलाप रहे हैं। वैसे एग्जिट पोल गलत नहीं होते ये कहना भी सही नहीं है, पर सारे के सारे गलत ही होंगे ये कहना भी शायद ठीक नहीं। नतीजे जब आएंगे तब बताएंगे, लेकिन तब तक ये सवाल हम उठाएंगे, कौन लेगा शपथ, किसके लिए अग्निपथ? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी हैं और कांग्रेस की ओर से अजय पासवान जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम किशोर जी आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि दूसरी ओर एनडीए के नेतृत्वकारी चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को ही सामने रखा गया था। तो क्या 10वीं बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे? एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? दीपक जी देखिए, दो बातें हैं। पहली बात, तेजस्वी यादव का जो वर्जन है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को चुनौती देने वाला है। जब जनता का मत सामने नहीं आया हो, जनता का एक्चुअल पोल का रिजल्ट नहीं आया हो, अपने शपथ ग्रहण का तारीख तय कर देना बताता है कि दंभ और अहंकार से घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव जी। और उन्हें आज भी इस बात का घमंड है कि जब चाहेंगे तब वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, जैसा पिछली 2 बार नीतीश कुमार जी की कृपा से बने थे। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा चुनाव नीतीश में हो चुका था। लगातार 20 वर्षों का सेवा काल के बावजूद भी लोगों के अंदर एक गजब का उत्साह, नीतीश कुमार जी के प्रति दीवानगी, नीतीश कुमार जी के प्रति सहानुभूति, नीतीश कुमार जी के प्रति भविष्य की आकांक्षा ने नीतीश कुमार को एक ऐसा सिकंदर बना दिया है, अजातशत्रु बना दिया है लोकतंत्र का, जहां उनके आसपास अन्य लोगों को खड़ा होने में भी तकलीफ हो रही है। यह बल सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है, जब करोड़ों की संख्या में बिहारवासी नीतीश कुमार जी को अपना चाचा, अपना गार्जियन, अपना भाई, अपना पुत्र मानते हुए प्रदेश के नीति को निर्धारित करने के लिए लगातार चुनने का प्रयास किया है। और हम समझते हैं कि प्रदेश की जनता नीतीश कुमार जी को पुनः चुनते हुए कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ तले जरूर डालेगी, जहां पर नीतीश कुमार जी को अगले 5 साल के लिए बिहार के लिए नीति को निर्धारण करना होगा। एक बेहतर बिहार जो उन्होंने पिछले 20 वर्षों की तपस्या के बाद बनाया है, उस बिहार को बेहतरीन बनाया जा सके, उस बिहार को खूबसूरत बनाया जा सके, इसके लिए लगातार नीतीश कुमार जी लगे रहेंगे। चलिए हम अजय जी से समझ लेते हैं। अजय जी, किशोर जी की बातें अति आत्मविश्वास से ओतप्रोत तो आपको नहीं लग रही? बिल्कुल, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को सिकंदर तक कह दिया। ये तो अति आत्मविश्वास की ओर दिखाता है। देखिए, 2 चीजें हैं राजनीति में। आत्मविश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में रहता है, मगर जनता के प्रति जो है इस तरह का अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होते रहा है। और 10वीं बार शपथ लेने की जो पहले से इन लोगों ने अंदाजा लगा रखा है, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। परसों रिजल्ट रहेगा और आप देखेंगे क्या होगा। हमारी पार्टी और हम महागठबंधन ने जिस तरह से इस तमाम चुनाव में मुद्दे बनाकर चुनाव लड़ा है, हम उसके अनुरूप अच्छा और मजबूत परिणाम अपने पक्ष में आता हुआ देख रहे हैं। जो परिस्थितियां उभरी हैं, एग्जिट पोल भले ही हमारे फेवर में ना हो, मगर हमने जो ग्राउंड पे काम किया और जनता के प्रति, जनता का जिस तरह से हम लोगों के प्रति रुझान रहा है, हम उसके आधार पर शपथ ग्रहण की बात कह रहे हैं। हम लगातार जनता के बीच रहे और लगातार विपक्ष जो पिछले 15-20 सालों से लगातार सत्ता में रहा है, जो अराजकता, पलायन, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें, हम उसके ऊपर वोट मांगने गए थे, ना कि कट्टा और गोलियों की बौछार की। जैसे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो मंच से बातें बोली है, हम उसके आधार पर बोलने वोट मांग रहे थे। तो वो बिहार में जो पलायन और जो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं, हम उसको लेकर गए थे और जनता के बीच वही असल मुद्दा था। और जनता चाह भी रही है कि हम उस सरकार को बदले जो जनता की बात करे, जनता के हित की बात करे और एक ऐसे सरकार का निर्माण करे जो युवाओं को और
महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या खत्म करे। हम वैसे नीतिगत फैसलों के साथ सरकार का वादा किए हैं और हम वैसी सरकार बनाएंगे। चलिए, हम आपको बताएं कि आरजेडी से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार तनुज जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है, आपके पास आते हैं, लेकिन पहले हम सुमित जी का भी पहलू जान लेते हैं। सुमित जी, शुरू से ही आपके पार्टी के नेता नेतृत्व की बात कर रहे थे, सीएम फेस के तौर पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा फिर बात ये आने लगी कि सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं वही सीएम पद के दावेदार भी होंगे। तो ये धीरे धीरे आपके नेता के शब्दों में जो परिवर्तन देखने को मिला वो किस कारण रहा, और अब एग्जिट पोल के बाद बहुत ही चुप्पी है, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, एग्जिट पोल के साथ सहमत नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए दीपक जी, परसेप्शन, नैरेटिव और मसाला, ये तीनों चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार नहीं करता है। इसी कारण से हम एकजुट हैं और इस कारण से हमने मीडिया को मसाला नहीं दिया और मीडिया मसाला ढूंढती रह गई, लेकिन मसाला नहीं मिला। रही बात बिहार के विकास की, तो बिहार के विकास के प्रतिमान गढ़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। और चाहे आप जितनी भी योजनाओं के को क्रमिक रूप से देखिए, युवाओं के संदर्भ में अगर योजनाओं के विषय में बात करेंगे, या फिर महिलाओं के संदर्भ में योजनाओं की बात करेंगे, या फिर बिहार के किसी भी क्षेत्र के विषय में, चाहे शाहाबाद की बात कर ले, सीमांचल की बात कर ले, मिथिलांचल की बात कर ले, मगध की बात कर ले, सारण की बात कर ले, चंपारण की बात कर ले, इन सभी क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार, रोडवेज में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, बच्चों की शिक्षा में, माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने में लगातार हमने किया। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के युवराज चुनौती देते हैं किसको? तो सीधा जनता को ही चुनौती देते हैं, लोकतंत्र को ही चुनौती देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चुनौती देते हैं। वैसे लोगों को जब जनता नकार देती है तो अति उत्साह में कभी कभी इस प्रकार की बातें वो कर लेते हैं, और पहले ही अपने आप को सीएम घोषित कर देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तब जब इस राज्य में लोकतंत्र है, बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और वो जनादेश एनडीए के पक्ष में आता हुआ दिखाई देता है विभिन्न एग्जिट पोल्स के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि उसका भी सम्मान होना चाहिए। दूसरी तरफ भय और भय से आक्रांत करने का काम करने वाले लोग थे, तो वैसे लोगों को नकारने का काम बिहार की जनता ने किया। इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़े, तो वोट प्रतिशत बढ़ने का भी एकमात्र कारण मुझे लगता है कि एसआईआर के कारण जो दो जगह पे वोट देने वाले लोग हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, वैसे लोग निकल गए। और मुझे लगता है कि डिलीट, डिपोर्ट और डिटेक्ट वाली जो नीति है केंद्र सरकार की, वो भी काम आई। इसके अलावा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आप देखेंगे बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार नीतीश कुमार जी ने काम किया, तो इस कारण से गुणात्मक सुधार और वृद्धि हुई है और इस कारण से जनता ने सकारात्मकता को स्वीकार किया है। दूसरी तरफ नकारात्मक मानसिकता वाले लोग, तेजस्वी जी, लालू जी, चाहे और भी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, तो इन लोगों ने तो कभी बिहार के विषय में सोचा ही नहीं। वर्षों तक बिहार को लेबर सप्लाई राज्य में परिवर्तित करके रखा। इनकी नीतियों के कारण बिहार लेबर सप्लाई राज्य में परिवर्तित रहा। बिहार में कभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ। बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा, भयपूर्वक पलायन करना पड़ा। और एक होता है ब्रेन ड्रेन होना, एक होता है दूसरी जगह जा करके उसको समृद्ध करना, लेकिन लेबर सप्लाई राज्य जानबूझ के परिवर्तित करने में कांग्रेस की भूमिका रही। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो लोगों को डरा करके किस तरीके से इनके लोगों ने नरसंहार करवाया, इसमें तो पूरा बिहार जानता है। तो मुझे लगता है बिहार ने इस बार पुनः नीतीश कुमार जी को स्वीकारा है, बिहार ने इस बार पुनः एनडीए की सरकार को स्वीकारा है। चलिए, हम डॉक्टर अरुण जी से भी समझ लेते हैं। अरुण जी, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आपको विश्वास नहीं है, ये तो समझा जा सकता है, लेकिन आपके विरोधी इस बात को लेकर भी परिहास कर रहे हैं कि आप तो पहले चरण के मतदान के बाद से ही खुद को सीएम के शपथ ग्रहण के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सेहरा सजाकर बैठे हुए हैं, और अब एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं। दीपक जी, एक तो मैं अपना नाम में करेक्शन चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार तरुण है, अरुण नहीं। जी अरुण जी, देखिए, खुशफहमी का कोई इलाज नहीं होता, ठीक है।
और 20 सालों से बिहार के सत्ता में जो बैठे हुए हैं अब लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। हमारी बात छोड़ दीजिए, 20 सालों में इन्होंने कितना काम किया है, ठीक है ना, उसकी बात कर लेंगे। हमेशा कहेंगे 20 साल पहले ये हुआ वो हुआ। और ख़ास करके मैं सबको सलाह देता हूँ कि एग्जिट पोल का जो इतिहास रहा है उसको देखकर कभी भी खुशफहमी मत नहीं पालना चाहिए। इसी एग्जिट पोल के नतीजा था फिटगुल और इंडिया साइनिंग की हवा निकल गई थी, आपको याद है जी। यही बिहार विधानसभा 2015 में क्या हुआ था, बीजेपी वाले लड्डू तक बांट दिए थे, जश्न मना रहे थे, कहीं ऐसा हासिल ना हो जाए। हम लोग ऐसे हवा में बात नहीं करते, फेंकते नहीं हैं हम लोग। हमारे पास जो ग्राउंड, हमारे जो लोग। चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम अजय जी के पास फिर से चलते हैं। अजय जी, आपकी ओर से कहा गया कि ये अति उत्साह में खुद को देख रहे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़ों से बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जो बात सामने आई थी पहले चरण के बाद ही शपथ ग्रहण की बात तेजस्वी ने कर दी थी और उस समय केवल 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था। तो अगर ये मानकर चलिए, अनुज जी क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ, इको हो रही है आवाज आपकी। जी, आपकी ओर से कनेक्शन कट गया था, अब आपको सुन पा रहे हैं। हम अपनी बात पूरी कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो मैं ही कह रहा था कि खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। 2 दिन की बात है, सब्र कर लें। और एग्जिट पोल कौन एजेंसी कर रहा है, कौन करवा रहा है, तो भली भारी पता है। आपको पता होगा 2004 में क्या हुआ था, एनडीए को जीत दिला रहे थे, यूपीए जीत गई। 2015 में क्या हुआ, एनडीए को जीत दिला रहे थे, वहां गठबंधन जीत गई। 17 में दिल्ली एमसीडी में आपको बढ़त दिला रहे थे, बीजेपी जीत गई। 19 में हरियाणा विधानसभा में बीजेपी जीत रही थी, चलिए आंशिक रूप से सही हो गया। 21 में बंगाल विधानसभा में बीजेपी जीत रही थी, टीएमसी जीत गई। आपको याद है ना दिल्ली वाला भाषण कितना बढ़त दिखा रहा था। 22 में जी की यूपी विधानसभा में बीजेपी जीती, चलिए आंशिक रूप से 2 सही है। नहीं, ये अच्छी बात है और हमने शुरू में ही कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े ही सही होंगे, ये कहना ठीक भी नहीं है। लेकिन आप जो सलाह दे रहे हैं सब्र कर लेने की, ये आपने अपने नेता को क्यों नहीं सलाह दी? पहले चरण के चुनाव के बाद से ही वो सेहरा सजाकर बैठे हैं। यही सवाल तो विरोधी उठा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं। कैसे हो गया? एक हम चुनाव में गए, लोकतंत्र में गए, लोग वोट दिए, लोगों का फीडबैक हमारे पास है, हमारे पास मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। इनके सब थोड़ी है कि अभी मुख्यमंत्री कैंडिडेट तय नहीं कर पाए, चुनाव बीत गया। तो हमारे यहाँ तो फीडबैक है ना, तो हम ऐसा थोड़ी कि लोकतांत्रिक तरीका से जो कि हम बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, पहले चरण में 121 सीटों के लिए है और अगर सबसे बेहतर स्थिति भी मानकर चले तो सभी सीटें आप जीत जाएंगे, इसकी संभावना क्या है? नहीं, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि 243 में 43 जीत जाएंगे, हवाई बात हम लोग नहीं कर रहे। जो फैक्ट है, हमारा जो आंकड़ा है, खास करके हम लोग, मेरा व्यक्तिगत अगर आंकड़ा मानिएगा तो हम 135 से 142 के बीच में जीतने जा रहे हैं और सरकार हमारी बन रही है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जिससे अभी मुझे लगता है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता और जनता दल यूथ के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, हम चाहेंगे कि 14 तारीख को हम इसी स्टूडियो में बैठे और फिर हम बात करेंगे उनसे। ठीक है, चलिए हम जवाब ले लेते हैं किशोर जी से। किशोर जी, इनका दावा है कि वो 135 से 145 के आसपास पहुंचने में सफल होंगे और ये उनका फीडबैक है। तो ऐसा नहीं है कि उनके संगठन की ओर से उन्हें जानकारी नहीं साझा की गई होगी। और अब ये कहना भी सही नहीं होगा कि कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्टअप रखने के लिए वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। अब तो चुनाव भी खत्म है, किसी तरह से चुनावी गतिविधियों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अब क्या कहेंगे आप किशोर जी? नहीं, देखिए दीपक जी, ना तो हम लोग उत्साहित हैं ना ही हतोत्साहित हैं। हम लोग नेचुरल है और नेचुरल तरीके से जिन एजेंसियों ने मेहनत करके ज़मीन पर जाकर आम नागरिकों से बात करके एक अपना फिगर तैयार किया है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। वो एजेंसियों को किनारे कर दे रहे हैं, अपनी व्यवस्था पर वो भरोसा कर रहे हैं। आपके पास भी तो अपनी व्यवस्था होगी। चाहे एजेंसीज 1 हो या 10 हो या 20 हो, अगर 20 एजेंसीज में से 18 एजेंसी ये बोलता है कि अगर एनडीए की सरकार बन रही है तो हमें इसे मान लेने में क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति आपको हो नहीं, हमको हो नहीं हो, उन्हें आपत्ति है कि इससे पहले कि वो कई चुनाव गिना चुके हैं जिसमें तमाम एग्जिट पोल्स के उलट परिणाम आया। मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। दूसरी बात, अगर इसका एडवर्स अगर सर्वे आता तो क्या तनुज साहब यही बोलते कि 2 दिन इंतजार कर लीजिए, अभी उत्साहित मत होइए, अभी हतोत्साहित मत होइए, एक्चुअल फिगर का इंतजार कीजिए। देखिए, एक सिस्टम है, एक परिपाटी है, एग्जिट पोल पे डिस्कशन होता है और हम लोग अपने अनुरूप डिस्कशन का ही आगे फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहीं से भी हतोत्साहित या उत्साहित होने वाली बात नहीं है। जनता का जो आदेश होगा
वही सबके आंखों पे होगा। और जनता दल यूनाइटेड हो या एनडीए परिवार का कोई भी सदस्य हो, जनता के आदेश या जनादेश से बाहर नहीं है। जहाँ तक आरजेडी की बात है तो लॉजिक लेस डिस्कशन तो करने में ये लोग माहिर रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। आप बताइए कि इनका क्या महागठबंधन की मीटिंग हो गई, ये जो कहते हैं फलां तारीख को हम सरकार बना लेंगे या शपथ ले लेंगे, जो कहीं ना कहीं अपने लोगों को काउंटिंग सेंटर तक ले जाने का एक टूल्स बराबर है और कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि उनके लोग काउंटिंग सेंटर तक पहुंच सके, इसके लिए उनके अंदर काउंटिंग सेंटर पर तो लोग रहेंगे ही ना। आपके नेता को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी कि नहीं, इस पे बात कर लीजिए। नहीं वो बात करेंगे, वो सब वो भी बात करेंगे अनुज जी, वो भी बात करेंगे। हम सुमित जी के पास इसी सवाल को लेकर जाने वाले थे कि सुमित जी, दूसरों की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी सभा में ये कहा था कि अब बिहार तो शपथ ग्रहण में आऊंगा, ये दूसरे चरण के मतदान से पहले वो कह चुके थे। तो इतना भरोसा प्रधानमंत्री जता चुके हैं, उतना भरोसा अगर तेजस्वी खुद पर अपने गठबंधन पर जता रहे हैं तो उसमें गलत क्या हो सकता है? दीपक जी, हमने काम किया है इसलिए हम भरोसा जताते हैं और भरोसा हम जनता पर जताते हैं, जनता के जनादेश पर जताते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जनता चाहेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जनता पर भरोसा करते हैं और जनता जो है वो हमारे लिए जनता नहीं है, वो परिवार है। तो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको जब हम एहसास कराते हैं कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसी का बेटा है, तब जाके हमारे काम करने की शक्ति का पता लोगों को चलता है। और हमने लोगों के लिए लगातार, हम तो योजनाओं पे बात करते हैं ना, इनके प्रवक्ता योजनाओं पे क्यों नहीं बात करते हैं? ये कट्टा, क्रूरता, करप्शन, ये कौन सी योजना थी? बिल्कुल, ये उनकी योजना थी जिसको हमने बताया था। विरोधियों को किसी तरह से उनकी योजना थी, ये उनकी योजना थी, उस पर हमने बताया था कि कट्टा, क्रूरता, क्राइम, करप्शन में करप्शन की बात जब होती है तो क्या लालू प्रसाद यादव जी सजा एनसीआरबी का डाटा क्यों भूल जाते हैं? एनसीआरबी के डाटा में लालू जी का नाम भी लिखा होगा भाई साहब। एनसीआरबी के डाटा में लालू जी को भी अलकतरा चोर बताया जाएगा। एनसीआरबी के डाटा में लालू जी को भी आर्थिक अपराधी बताया जाएगा। एनसीआरबी के डाटा में भूसा लूटने वाला लालू प्रसाद यादव जी को भी बताया जाएगा। तो उस पर भी तो बहस कर लेना चाहिए। देखिए ना, जैसे चीजें सामने आती है ना, भाई साहब, अरुण भाई, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, आत्ममंथन करने के बजाय, नाम के आगे जब डॉक्टर लगाते हैं तो आत्ममंथन करने के बजाय यहाँ पर फिर उसी पार्टी की तरह क्यों हल्ला मचाते हैं? लालू जी के प्रवक्ता की तरह क्यों हल्ला मचाते हैं आप? जब नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं तो उसका तो कम से कम इज्जत कीजिए ना। इस तरीके से शोर क्यों मचाते हैं आप? मैं जवाब ही दे रहा हूँ भाई, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ सर, एनसीआरबी के डाटा में अगर नाम लिखना होता ना तो सबसे पहले लिख दिया जाता ऊपर कि अलकतरा चोर इक्वल टू लालू प्रसाद यादव, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चारा चोर इक्वल टू लालू प्रसाद यादव, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चारा चोर इक्वल टू लालू प्रसाद यादव, जो कि एक आर्थिक अपराधी है और उस आर्थिक अपराधी की पार्टी ठीक है। नहीं, अब इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है भाई साहब। पढ़े लिखों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अनुज जी, हमारे आपके पास एक पहलू हम और समझ लेते हैं। इस चुनाव के बाद परिणाम से पहले एक और पहलू हम देख पा रहे हैं। ठीक है सुमित जी, हम थोड़ा मतदाताओं के मिजाज का प्रभाव देख रहे हैं ना। माटी लूट लिए, माटी लूट, सुमित जी हो गया ना, भूसा लूट लिया। तनु जी ठीक है, हम आएंगे, आपको पर्याप्त समय देंगे इन्हें जवाब देने के लिए। तनु जी एक सेकंड रुकिएगा जी, आपके नेताजी अलकतरा चुरा लिए भाई। गंगा मैया बता रहे, गंगा मैया नया बात बता रहे हैं। गंगा मैया मछली खिला रही थी तनुज भाई आपको, गंगा मैया घर पे आके मछली खिला रही थी। ठीक है, हो गया सुमित जी, कैसे पढ़ लिया? हम मतदाताओं के मिजाज का एक और पहलू समझने का प्रयास कर लेते हैं अजय जी से। अजय जी महाविद्यालय में पढ़े, ठीक है सुमित जी हो गया। एनसीआरबी के डाटा में लालू प्रसाद यादव सुमित जी सबसे पहले हम उस हमसे तिगुना गुना आपने अपराध किया है। नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। तनु जी एक सेकंड, तनु जी हम अपराध पर नहीं जा रहे हैं, आंकड़े पर। सुमित जी रुकिए ना, मतदाताओं के मूड का एक और पहलू हम समझना चाहेंगे। अजय जी से समझ लेते हैं। अजय जी, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कांग्रेस का उत्साह जो चरम पर था, ऐसे लगा कि उसका ग्राफ नीचे 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 एकदम नीचे, और अब कांग्रेस में कोई उत्साह ही नहीं है। भले ही तेजस्वी यादव खुद को सीएम पद के शपथ के लिए तैयार मानकर बैठे हों, उसमें आपका सहयोग भी होगा तभी यह संभव हो पाएगा, लेकिन कांग्रेसी खेमे में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल जो है ना, इस बात को मैं खारिज करता हूँ। बिल्कुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से उत्साह है और हमने तमाम ऐसी सीटें जो हमारे
खाते में थी और महागठबंधन के खाते में थी। हमने अपना संपूर्ण योगदान दिया है। अब देखेंगे कि नहीं, हम तो ये देख पा रहे हैं कि आरजेडी ने डोमिनेट कर लिया, जबकि कांग्रेस ने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की थी। एक बेहतर माहौल बना था, उस माहौल का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास नहीं हुआ। ये कंबाइंड माहौल था और इस कंबाइंड माहौल में पूरे महागठबंधन को इसका लाभ मिला है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक तमाम लोगों ने अपनी ताकत पूरी तरह से इस चुनाव में झोंका है, चाहे वो पटना की सीट हो, भागलपुर की सीट हो, कैमूर हो, वो तमाम पूरे बिहार में हमने अपने कार्यकर्ताओं की हकीकत के साथ जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसका परिणाम 14 तारीख को जो भी आएगा वो एक मजबूत परिणाम आएगा। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम महागठबंधन की उपस्थिति बहुत दमदार होगी। और आपके नेता ने जितना पसीना बहाया चुनाव परिणाम को लेकर, उस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आपके नेता एकदम लगता है बिहार चुनाव परिणाम को नजरअंदाज करके कहीं और चले गए। बिल्कुल भी नहीं। नेता ने जिस तरह से मेहनत किया था उसका परिणाम है कि हम पूरे उत्साह के साथ जमीनी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता तक देश के विभिन्न प्रांत से आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना संपूर्ण योगदान दिया है इस बिहार चुनाव में। आप देखेंगे कि 14 को जो परिणाम आएगा उसमें कांग्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। और हम सरकार बनाने की जो बात कह रहे हैं वो इस बूते ही कह रहे हैं कि हमने जमीन पे लड़ाई लड़ी है, हमने पलायन, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पे लड़ाई। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि एनसीआरबी, अरे एनसीआरबी का डाटा जरा पढ़िए। 2005 से लेकर 2025 तक में 85% अपराध की जो घटनाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। कुछ फिर भी हम ये समझना चाह रहे हैं ना, उस डेटा पर हम डिबेट करने से बेहतर है इस बात पर डिबेट कर लें कि आप उस चीज को जनता तक कितने बेहतर तरीके से पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। आज अगर हम दावा कर रहे हैं सरकार बनाने की, क्रूरता ये सुनाई दी, लेकिन आपने ये स्पष्ट तरीके से मतदाता तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। अगर हम सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो इन्हीं दावों पे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरह ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उसना मांगे थे, हम अरवा मांगे दिए हैं चावल। अरवा और उसना खाकर जो है ये गुजरात में लेबर भेजने की तैयारी कर रहे थे क्या? तो ये उनका स्ट्रेटजी और ये उनका प्लान रहा था कि चावल की क्वालिटी पे जो है ना, और वो दान के चावल के ऊपर की बात कह रहे थे। और उस चावल से बिहार कितना शर्मसार हुआ है कि आज भी जो है ना केंद्र सरकार के चावल पे बिहार की जनता निर्भर है। हम उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हम सरकार निर्माण की बात कह रहे हैं कि जनता आत्मनिर्भर होगी, ताकि प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ेगा कि आप अरवा खा रहे थे। कांग्रेस ने पहले नहीं सोचा था, जब राशन वितरण योजना की शुरुआत की थी उस समय आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं आई थी। बिल्कुल, जब देश आजाद हुआ उस समय तो विदेशी चावल और लाल गेहूं बांटा जा रहा था। जी बिल्कुल, जब देश आजाद हुआ था वो परिस्थितियां थी। और आज के राशन और राशन की जो बात हो रही है उसका डाटा उठा लीजिए और पहले जो सामान मिलता था उसका डाटा उठा लीजिए कि दोनों में कितना बदलाव आया है। शर्मनाक स्थिति में लेकर आ गए हैं। जल्दी जल्दी एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया सुमित जी, पहले आपसे। आपने कहा कि लेबर सप्लाई राज्य बनाकर रखा गया है, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहां 2 दशक से आप वही स्थिति को बरकरार रखे हुए हैं, क्यों? दीपक जी, मुझे लगता है पहले ही मैंने बोला था कि आरोप, अफवाह और परसेप्शन की राजनीति में हम नहीं फंसते और दबाव की राजनीति में भी नहीं आते। हम खास करके बिहार के लोगों के लिए, बिहार की सरकार है तो बिहार के लोगों के लिए काम करेगी और बिहार के युवाओं के लिए काम करेगी। हमने 1.5 लाख रोजगार जो है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के माध्यम से दिया है। हमने 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम दिया है। हमने इसके अलावा आपको सरकारी नौकरी देने में 1 साल में बिहार सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बना है। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके हजारों लाखों नौकरियों का सृजन किया है। हमने सड़कों का जाल बिछा करके उसमें नौकरी जनरेट करने का काम किया है। विनिर्माण सेक्टर में हमने काफी काम किया है। एक और काम है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं पर्व त्योहार पर, बिहार के बाहर रहने वाले लोग बिहार आ सके। निश्चित कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ आने जाने का माध्यम नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी बात को अच्छी तरह से घुमा लेंगे। हम तनुज जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया और जल्दी से ले लेते हैं। तनुज जी, जनता के सपने साकार करने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें बेहतर तरीके से समझाया जा सके कि आप करने क्या वाले हैं। क्या इसमें आप कामयाब रहे हैं? इस आधार पर माने कि सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए तेजस्वी यादव कपड़े सिलवाकर तैयार होंगे? देखिए, अब तो ना वादों की बात रही ना कोई इरादों की बात। तो मत ईवीएम में बंद है सारे मत, ठीक है। फैसला तो 14 को होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में विश्वास रखते हैं, सर्वे छोड़ दीजिए, अपने रिपोर्टर लीजिए, ठीक है ना।
और या अपने जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनसे बात कर लीजिए किसको वोट ज्यादा पड़ा है, ज्यादा वोटिंग क्यों हुआ है, सब बता देंगे आप। कम या ज्यादा तो नहीं, दरअसल एक 20 चीज सालों हमारे में पास जो जरूर मिस की पहुंची गई है थी, कि कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखी 2 दशकों के शासनकाल के बावजूद नीतीश कुमार के प्रति। किसने कहा नाराजगी नहीं? ये जो हम वोट देख परसेंटेज पाए हैं वो बढ़ा हम है, आपको बता रहे हैं, अलग नाराजगी अलग का जगहों पे क्वेश्चन है। हमारे संवाददाता पहुंचे हुए अगर थे। देखिए दीपक जी, अगर ये कुछ काम किए होते तो 10,000 रुपया रिश्वत में इनको नहीं देना पड़ता। ये चुनाव बड़ा के भाई ठीक एक का दिन पहले कुर्ता, जो छोटा भाई का आचार संहिता पैजामा लागू पहन होने के से तैयार पहले हैं क्या तेजस्वी यादव? अरे भाई हम बताइए तो मुरेठा बांध के तैयार हो, हम नहीं, तो आपका हम तो नेता वोट ले लेंगे, आपका क्यों घबरा नेता रहे हैं बड़ा आप? भाई का चलिए तो कुर्ता और ठीक है, छोटा भाई का मुरेठा पैजामा और पहन के कुर्ता तैयार ये है क्या? स्थिति स्पष्ट होगी। और ये आप देखिए भाई का संकेत मजाक में उड़ाने बातें हो वालों रही है को और कौन पूछ रहा संकेत है? में समझना काफी है और जनता भाई का संकेतों को मजाक उड़ा बेहतर रहे तो समझ शर्म पा रही नहीं है। आता है? तेज चलिए प्रताप समय का यादव अभाव है। मजाक बहुत बहुत उड़वा रहे धन्यवाद थे। किशोर जी, सुमित जी, अजय जी और डॉक्टर तनुज जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय बस कुछ ही घंटों का बाकी है, सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, और ये साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सटीक हैं और नेताओं के आकलन, उनका अनुमान कितना सटीक है, कौन शपथ लेगा और किसके लिए ये चुनाव परिणाम अग्निपथ साबित होगा। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।